हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक जो कि वेक्टर हम लोग समझ रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन आज हम लोग समझने वाले हैं। इस क्लास के पहले हम लोग क्या समझे, वेक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वेक्टर के लिए। आज हम लोग देखते हैं जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो मान लो पिछली क्लास में हमने समझा कि मान लो कोई वेक्टर है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक एरो लगा दिए, ए के ऊपर एक एरो लगा दिए। तो ए वेक्टर किस किस चीज से बना है, ए वेक्टर असल में क्या क्या होगा, इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होगा। ठीक, अब देखना इसमें ना हम लोग पिछली बार यूनिट वेक्टर पढ़े थे, एक चीज पढ़े थे यूनिट वेक्टर। मैं उससे स्टार्ट करना चाहूंगा। वेक्टर एडिशन में उसका उतना काम नहीं, मगर यूनिट वेक्टर पढ़े थे। याद आ रहा है यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता था, एक ऐसा वेक्टर जिसमें उसका मैग्नीट्यूड 1 है और सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये वेक्टर की जब बात कर रहा हूं, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो ऐसे में इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग वेक्टर के लिए ऊपर में एरो लगा दी, उसका डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे शो करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था कि मैं कोई भी यूनिट वेक्टर को लिखूंगा ना तो उसके ऊपर एक कैप लगा दूंगा। याद आ रही है ये वाली बात, कैप लगा दूंगा। ये देखो एक ऊपर में छोटा सा ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, स्मॉल सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब कैप होता है। ये समझ लो। अभी कुछ चीजों को ना शुरू में थोड़ा सा उसको लेट इट सिंक इन योरसेल्फ, बाद में वो बहुत बाद में क्या अभी समझ आ जाएगा, मगर उसकी जब आदत हो जाएगी ना तो बहुत मजा आएगा। देखना ये वेक्टर तो हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं, है ना। नई चीजें करके शायद थोड़ी चुभे, मगर नहीं। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ए का यूनिट वेक्टर कैसे, ए के ऊपर कैप लगा दिया मैंने। ठीक, तो ए का यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। 1 यूनिट, 1 न्यूटन, जो भी हो यूनिट, जो भी हो, है ना, 1 होगी उसकी वैल्यू। ठीक, तो मैं ए कैप लगा दिया, मतलब उसके पास सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, वो किस डायरेक्शन में। मान लो ये ए कैप रिप्रेजेंट करना भी आपको आगे आएगा, अभी देखेंगे कि इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, इतने एंगल पे, उतने एंगल पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ ना कुछ ये ए कैप रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब बची बात इसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड पता करना बहुत आसान होता है। मैग्नीट्यूड जब आपको पता करना रहता है ना किसी वेक्टर का, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, मॉड ऑफ ए। कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब हुआ कि ये जब मॉड का मतलब क्या होता है, ये ध्यान देना। मॉड का मतलब आप थोड़ा सा सुने होंगे कि मैं अगर ये मॉड को यहां नहीं लिखूं तो भी मैं उसके ऊपर वेक्टर लगाया हूं क्या, वेक्टर वाला साइन लगाया हूं क्या, नहीं। इसका मतलब ये ए की जो वैल्यू है, यानी क्या है, मैग्नीट्यूड, वैल्यू की बात हो रही ना, मैग्नीट्यूड और ए कैप डायरेक्शन हो गया। देखो दोनों चीज को मैंने कैसे तोड़ दिया, ए वेक्टर दो चीज से बना है, बोला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये ए है ना, ये मैग्नीट्यूड है, और ए कैप उसका डायरेक्शन हो गया। क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 नहीं होती, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी ये जो होगा मॉड ए जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए कैप डायरेक्शन को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मिला, वेक्टर ए मिल गया। ठीक, यूनिट, ये पिछली बार का मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूं, जोड़ कर आगे बढ़ूंगा, है ना, कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये बात को थोड़ा सा याद रखना, ये चीज को नोट डाउन करना, क्योंकि ये चीज नोट डाउन हुई और ये चीज की हेल्प से हम लोग बहुत काम करने वाले हैं, देखना। ठीक, अब बढ़ते हैं वेक्टर एडिशन में, ठीक, दिख रहा है।
वेक्टर एडिशन में। तो वेक्टर एडिशन में जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। उन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो आप लोग देखे होंगे जब भी हम लोग दो चीज को ऐड करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट आता है। वैसे ही ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये देखेंगे कैसी फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में बात करेंगे। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको ऐड किया तो मुझे मिल रहा है एक रिजल्ट, जिसको मैं बोलता हूं रिजल्टेंट। क्या बोलूंगा इसको? रिजल्टेंट। इसको मैं इसीलिए आर से डिनोट कर रहा हूं। ए पहला वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा बी दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट मिला। ठीक, अब ये बात करते हैं ए में क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ठीक, बी में क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ठीक, वैसे ही रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो एरो लगा है ना यहाँ पे, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। बात सही है? क्या बात समझ में आई? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग ना डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ रहे थे, है ना, डायमेंशंस जब पढ़ रहे थे तो हम लोग एक चीज पढ़े थे छोटी सी, वो बात अगर याद हो तो, कि दो फिजिकल क्वांटिटी जब आप उसको ऐड कर रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब आप ऐड कर रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। इतना बड़ी बात को आसान से समझे तो आप मास को मास से ही ऐड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को, ये तो मास क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। चलो डिस्टेंस को डिस्टेंस से ऐड कर सकते हैं, एरिया को एरिया से ऐड कर सकते हैं। क्या अभी ऐसा कर सकते हो? मास को डिस्टेंस से ऐड करोगे क्या? मतलब मान लो मेरा 2 किलो, मेरा मतलब एक 70 किलो मेरा वजन और प्लस 3 मीटर लंबाई, ऐसा कुछ जोड़ सकता हूं क्या मैं? नहीं। 3 मीटर लंबाई और 70 किलो वजन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन भी अलग अलग है, आप नहीं जोड़ सकते। वैसी ही आप वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को तभी जोड़ेंगे जब वो दोनों का डायमेंशन सेम हो, दोनों एक जैसे वेक्टर हो। इसका मतलब सबसे आसान एग्जांपल मैं वेक्टर का हमेशा जो बार बार लूंगा, आप भी उससे समझेंगे। फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स है और 3 न्यूटन का फोर्स है, तो दोनों को आप प्लस कर सकते हो। हाँ, प्लस कर सकता हूं मैं, प्लस कर सकता हूं मैं। तो 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना होना चाहिए? 5 न्यूटन होना चाहिए। मगर आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन में कि 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कहीं जाकर कुछ और हो जाएगा। देखेंगे कि उसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, हम लोग अभी देखेंगे, है ना। 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन हम लोग देखेंगे कि इज इक्वल टू 4 न्यूटन होगा। देखना होगा ही। हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन में, हम लोग ऐसा देखेंगे कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, मैं क्या बोल रहा हूं, 6 न्यूटन फोर्स, याद आ रहा है फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। 6 न्यूटन का फोर्स और 8 न्यूटन का फोर्स मिलकर बनेगा 10 न्यूटन। आप बोलोगे सर मैथ्स भूल गए क्या आप? है फिजिक्स पढ़ा के मैथ्स भूल गए क्या? नहीं, ये होने वाला है भाई। ये वेक्टर में हो सकता है ये, और वेक्टर इसीलिए हमको वेक्टर एडिशन को अलग से पढ़ना पड़ रहा है, वरना एडिशन तो हमको पहले से आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई इसमें? ऐसी बात हो जाती है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन मिलकर 4 न्यूटन बनेगा, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन बनके 10 न्यूटन बनेंगे। इसको आज हम लोग समझेंगे कैसे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती है जब उनका डायमेंशन सेम हो, दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हो। तो दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज भी तभी ऐड होंगी जब वो दोनों एक जैसी हो। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, तब जाकर ऐड कर सकते हैं। ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, तब जाकर ऐड कर सकते हैं।
ये एक्सलरेशन है तो ये भी एक्सलरेशन होगा, तब जाकर ऐड कर सकते हैं और रिजल्टेंट मिलेगा उससे। उस रिजल्टेंट का भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका खुद का मैग्नीट्यूड होगा और एक अलग डायरेक्शन होगा। चलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाता हूं मैं और देखते हैं कि कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऐड करने के लिए 3 लॉ है, तीनों लॉ एक ही बात बोलता है, ठीक है। 3 लॉ है। क्या क्या 3 लॉ है ये बता देता हूं अभी, है ना। पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 है। और एक अच्छी बात बताऊं, ये तीनों एक ही चीज बताते हैं, ये तीनों का तीनों एक ही चीज बताते हैं। तो 3 ठोकाए को बना के रखे हैं परेशान करने के लिए बच्चों को, हाँ तो परेशान करने के लिए नहीं, तीनों को अप्लाई आप अलग अलग जगह कर सकते हैं, मगर तीनों का ना फॉर्मूला भी सेम है और अप्रोच भी सेम है। तो एक को समझना है और अगले को बस आपको उससे गुजरना है, वो बात बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले क्या देखें, कौन सा देखें पहले ट्रायंगुलर लॉ को देखते हैं, सबसे आसान वाला, और बाकी 2 भी आपने आप समझ में आ जाएंगे। चलो देखते हैं ट्रायंगुलर लॉ। तो चलो समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर को ऐड कैसे करना है, एक ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं। ट्रायंगल का नियम है, उसके थ्रू समझते हैं। तो यहां भी वही होने वाला है, वेक्टर ए को आप वेक्टर बी से प्लस करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ये होने वाला है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्या बोल रहा है उसको समझो, डायग्राम बनाकर और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या बोलता है, 2 वेक्टर हैं रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि 2 वेक्टर है। पहला वेक्टर को मैं ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मैं ले रहा हूं अभी के लिए हॉरिजॉन्टल, नहीं होगा तो क्या करेंगे बाद में देखेंगे, ठीक। एक वेक्टर है वेक्टर ए ऐसा हॉरिजॉन्टल में, दूसरा वेक्टर कहीं कहीं और पड़ा हुआ है ऐसा वेक्टर बी, ठीक। उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है θ डिग्री, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना। 2 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है और वो ट्राइंगल के साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे, टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक। तो मैं क्या ये 2 ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल के साइड्स के जैसा बना सकता हूं क्या, अपने हिसाब से। दोनों तो अलग अलग दूर दूर पड़े हुए हैं, कहीं पे बना सकता हूं क्या, हाँ। मैंने पिछली बार पैरेलल शिफ्टिंग बताया था, याद रखो, एक चीज तो याद रखो, तुम लोग पिछला अगर कोर्स का मतलब पिछला क्लास का नहीं देखे हो वीडियो, जो वीडियो नहीं देख रहा है और खाली नोट डाउन कर रहे हैं, मुझे मालूम बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे, उन लोग बहुत बड़े घाटे में रहेंगे। ये वैसा क्लास नहीं है, 11th क्लास में तो बिल्कुल पिछली चीज समझे तब जाकर समझ में आएगा, हम नहीं देखते तो मत देखो आप, मगर ये वाला पीरियड बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आपको आगे जाकर। तो वेक्टर एक ऐसा चीज है, डिफरेंशिएशन ऐसा चीज है कि आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। तो ये देखो, ये वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं अपने हिसाब से। तो देखो अपने हिसाब से कैसा शिफ्ट कर रहा हूं मैं इस वेक्टर को इस ए के साथ में जोड़ते हुए बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्राइंगल का साइड के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो चलो मैं इसको यहां पे ऐसा बना रहा हूं, ऐसा बना दिया मैंने। देखो ये मैंने किया अभी शिफ्ट पैरेलल, ठीक। जितना थीटा डिग्री बना रहा था, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था, मान लो 30 है 60 है जो भी है, उतना ही एंगल में अभी भी बनाना चाहिए इसको, अभी भी उतना ही एंगल बनाना चाहिए इसको। मैं अभी शिफ्ट कर दिया रफली, मोटा मोटी जो भी है शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ठीक बना, सीधा बना, ठीक, बिना नापे। मैं अभी आपको रिप्रेजेंट करते हुए बता रहा हूं, ठीक। ये है मेरा बी वेक्टर, ठीक। अब मैं वहां से हटा के यहां ले आया, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 साइड बन गए मेरे ट्रायंगल के। अगर मान लो एक ट्रायंगल पूरा बनाऊंगा ऐसे, 2 साइड बन गए, थीटा एंगल भी है, मैंने उसके डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं की
और उसकी लंबाई में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की, मान लो नाप के रखता तो, है ना, बिल्कुल वही। अब देखो क्या बोल रहे हैं आगे, है ना, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब अब रिजल्टेंट जो है, ये जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड्स, ये देखो पहला साइड दूसरा साइड, वो तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा। मगर यहां पे देखो टेकन इन सेम ऑर्डर लिया था ना, तो देखो मैंने क्या किया, ये पूंछ, ये सिर, सिर पे लगा हुआ अगले वाले वेक्टर का पूंछ, फिर उसके बाद सिर, उसी को बोलते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब समझ में आया, ये पहला वेक्टर है तो दूसरे वेक्टर को आप कैसे लगाओगे, इसके सिर से उसकी पूंछ को जोड़ो, तो ये देखो बी वेक्टर का पूंछ यहां जुड़ा, फिर वो उसका सिर उधर। अब देखो क्या बोल रहा है, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो तीसरा साइड ऑफ ट्राइंगल को मैं क्या करूंगा, ऐसा जोड़ दूंगा, है ना, तो ये दिखेगा रिजल्टेंट, ये होगा मेरा रिजल्टेंट। मगर यहां पे तो सर इसका डायरेक्शन कहां है, इधर है कि इधर है, बताओ तो, है ना। तो रिजल्टेंट कहां होगा, बोल रहा है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये ध्यान देने वाली चीज, पहला वेक्टर का डायरेक्शन इधर, पूंछ इधर, सिर इधर, उससे लगी हुई पूंछ फिर सिर, तो उससे लगी हुई पूंछ इधर सिर होना चाहिए ना, मगर उसका क्या अपोजिट बोल रहा है। देखो पूंछ से सिर, फिर पूंछ फिर सिर, फिर पूंछ फिर सिर नहीं, अब उसका सिर आना चाहिए यहां पे, यानी कि एरो होगा डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, और इस रिजल्टेंट की लंबाई उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। क्या बात समझ में आई, मैंने वेक्टर के बारे में क्या बताया था कि अगर मैं कोई वेक्टर बनाता हूं वेक्टर ए, तो उसकी लंबाई उसका मैग्नीट्यूड बता रही है और उसका एरो का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर भी वैसी हो गया। तो वैसी इस ट्राइंगल को मैंने जब कंप्लीट किया, जो अपोजिट ऑर्डर में लिया रिजल्टेंट को, तो उसकी लंबाई उसका मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड बता रही है, और ये एरो का डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन क्या बता रहा है, एरो का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, क्या बात समझ में आई वाली, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ये हुआ ट्रायंगुलर लॉ। क्या, थीटा डिग्री के बी था हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल में मैंने ए वेक्टर बनाया था, उससे बी थीटा डिग्री में है, और उसको ट्राइंगल की तरह सेट करके मैंने रिजल्टेंट बता दिया यहाँ पे। ठीक, ये है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मगर यहाँ पे तो फॉर्मूला ही नहीं है सर, यहाँ तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं होने का आ जाएगा फॉर्मूला, अभी आ जाएगा। मगर ये समझ लो, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक, तो आप 4 सेंटीमीटर बनाओ इसे, थीटा डिग्री पे 3 सेंटीमीटर का ये बनाओ, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इन दोनों की जो लंबाई मिलेगी, मतलब मान लो यहां से यहां तक की लंबाई आप स्केल से नापना, वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन होगा ऐसा। ये ऐसा वैसा वाला जो डायरेक्शन है ना, उससे अच्छा हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल लें। तो चलो देखते हैं एक डेरिवेशन, खतरनाक डेरिवेशन है मगर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, चलो देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला, है ना। तो अभी हमने समझा, क्या बोले कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, वेक्टर ए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में है, उस थीटा डिग्री मतलब बी और ए के बीच का डायरेक्शन थीटा है, समझ लो, है ना। हॉरिजॉन्टल में था तो अगला वो थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रहा था, तो थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का। तो ट्राइंगल के साइड बना लो तो तीसरा साइड रिजल्टेंट होगा, ये बोलता है ना। तो चलो मैंने ट्राइंगल को नाम भी दे दिया पी क्यू आर, 3 उसके वर्टाइसेस हो गए। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो अपना एक अपने सहूलियत के लिए एक बात कर रहा हूं, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां पर और नाम देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने हॉरिजॉन्टल में एस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, अब थोड़ी सी मैथ्स वाली बात हो जाए, ठीक है, मैथ्स आप लोग आज के दिन के लिए पढ़े थे, है ना। क्या बात हुई थी कि देखो एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। पहला है पी, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं वैसे तो, मगर जो समझना है वो पी एस आर और दूसरा है क्यू एस आर। ठीक, और एक ट्राइंगल है जो हमारे काम का है, वो है पी क्यू आर, है ना। पहला जो ट्राइंगल दिख रहा है वो तो है पी क्यू आर, इसी से ट्राइंगल लॉ बना। ठीक, दूसरा हो गया पी एस आर और क्यू एस आर, ये 3 ट्राइंगल है यहाँ पे।
तो चलो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल, पहला वाला जो ट्राइंगल है वो है इन ट्राइंगल PSR। PSR की बात करते हैं, PSR, ये बड़ा वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये। राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगी बात, क्या होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो यही बात होगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे लिख सकता हूं PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। ठीक है ये बात, ठीक है। देखो ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का दोनों का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलो ये बात तो हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे ये PS जो है, ये PS जो है वो PQ प्लस QS है। देखो PS क्या है, PQ प्लस QS, तो लिख देता हूं मैं, ये बन जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS को लिखता हूं PQ प्लस QS का होल स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। ठीक, ये बात सही है। चलो अपने को मालूम है A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो वैसे इसको बनाता हूं मैं, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ इंटू QS, और बच गया क्या QS प्लस SR बच गया ना, तो SR लिख दिए। ठीक, ये बात सही है। ठीक, ये बात सही आने पर अब देखो एक चीज करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको सेट करके लिखता हूं। सेट करके लिखता हूं, कैसे सेट करूंगा देखना, मैं यहां पे इन दोनों को एक साथ करके लिखता हूं। क्यों सेट करूं, नहीं करूंगा तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मगर मैं इसको थोड़ा सामने ले आता हूं। तो ये बन जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ इंटू QS। देखो मैं क्या किया, SR को पहले लिख दिया, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। देखते हैं कुछ तो होगा, क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग एक और ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक दिख रहा है। अब ट्राइंगल छोटा वाला QSR की बात करते हैं। मैं यहां पे QSR की कहानी लिखता हूं। इन ट्राइंगल QSR भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। QSR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल राइट एंगल है यहाँ पे। चलो तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। क्या होगा वो, QR स्क्वायर इज इक्वल टू SR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर है क्या। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर SR है और बेस QS है, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे ये जो QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ये जो है उसकी जगह मैं QR स्क्वायर लिख सकता हूं। एक ही ट्राइंगल के अंदर की बात है, तो चलो लिख देता हूं। यहाँ पे इक्वेशन 2 दे देता हूं। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, लिखना चाहिए मुझे, मैं नोट्स में लिखा हूं, वैसे तुम लोग समझो अभी। तो ये बन जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ इंटू QS। ठीक, देखो अब बात बची। अब एक और चीज देखना, ये बात तो हो गई, ये बात यहां नहीं पड़ गई, है ना। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ना, ये SR और QS मैं इस इक्वेशन से गायब कर रहा हूं और उसको किसके टर्म में लाता हूं, ये जो अपना बेसिक ट्राइंगल था PQR उसके टर्म में ला रहा हूं, उसको फिट कर रहा हूं अपने ज्योमेट्रिकल नॉलेज से, और वही करना चाहता हूं। बचा क्या है, देखो PQ इस ट्राइंगल का पार्ट है, QR इस ट्राइंगल का पार्ट है, PQ इस ट्राइंगल का पार्ट है, और रिजल्टेंट PR अपना, बस एक बच रहा है QS। इसको भी कुछ हेरा फेरी करके, मतलब अपने लॉ के अनुसार हेरा फेरी करके करते हैं। चलो एक और करते हैं। देखो QS की बात हुई, देखो QS की जब बात होती है तो हम लोग ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें ये छोटा वाला ट्राइंगल में फिर से देखते हैं। इन ट्राइंगल QSR, देखो यहां पे QS, चलो ऐसा नहीं, cos थीटा
की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हाय हाय बेचारा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। तो चलो इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना है? इस ट्राइंगल के लिए, छोटा वाला ट्राइंगल के लिए बेस QS है, QS, और हाइपोटेनस QR, QR। तो मैं यहां से QS की वैल्यू जान सकता हूं। देखो QR को cos थीटा इधर ले आऊंगा तो क्या बोल सकता हूं मैं कि QS इज इक्वल टू QR cos थीटा बोल सकता हूं। QS देखो QS अकेला छोड़ दी, QR इधर cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो बात QS की यहां रख देता हूं मैं। चलो QS की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो मिलेगा मुझे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ इंटू QR इंटू कॉस थीटा। जहां पे थीटा क्या है? थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। आप बोलोगे सर वो तो इसके बीच का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल में तो है मेरा पहला वेक्टर, ठीक। तो ये बात हो गई। अब देखो ये हमारा ये जो आया है ज्योमेट्रिकल इक्वेशन आया है जो, उसमें PR क्या है? PR रिजल्टेंट वेक्टर है। चलो रख देता हूं मैं, देयरफॉर R का स्क्वायर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर है ना, ऐसा लिखता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर। नहीं, मैं वेक्टर नहीं लगाता यार, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ना PR जो है, PR क्या है? एक लंबाई है ना, PR लंबाई है, और हम लोग वेक्टर का कोई लंबाई जो होता है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, और उसका जो एरो जिधर जा रहा है वो उसका डायरेक्शन। तो अभी हम लोग ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये R दो बार आ रहा है तो घबराना नहीं ना, है ना, ये रिजल्टेंट वाला है। और ये चलो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे रिजल्टेंट को ना C से रिप्रेजेंट करता हूं, C से, अभी के लिए समझ जाना, ये वेक्टर C हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, वेक्टर C। तो यहां पे लिख देता हूं मैं C का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ क्या है? PQ A है, A का स्क्वायर, QR क्या है? B है, B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू कॉस थीटा। ये बात हुई हमारी। रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, क्या होगी? C इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ, मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो होल अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू कॉस थीटा, इतनी होगी। ये है हमारा वैल्यू पता करने का तरीका, मैग्नीट्यूड पता करने का तरीका, ठीक है। अब देखो यहां पे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है ना, तो आप क्या करना, सॉरी, किसी भी दो वेक्टर से मिलकर जो एक रिजल्टेंट बन रहा है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो क्या करना, होल अंडर रूट ऑफ पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस थीटा। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये याद रखना है, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बहुत आसान है, बार बार यूज करोगे याद हो जाएगा, मेरे को हो गया तो आपको भी होगा, ठीक। अब मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन निकालना बचा है। डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ज्योमेट्री के हेल्प से, एंगल के थ्रू, है ना। यहां से इतने एंगल पे काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन बता रहे हैं। तो चलो डायरेक्शन के लिए हम लोग एंगल का यूज करते हैं। ये मिटाए, नोट कर लिए। तो चलो अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालते हैं। मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट है C, अब मैं R की जगह C लिख दिया हूं, घबराना नहीं। ये C वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, ठीक। तो डायरेक्शन के लिए देखो, A वेक्टर हॉरिजॉन्टल में ले लिए थे, B वेक्टर थीटा डिग्री के एंगल पे था हॉरिजॉन्टल से, मतलब A और B के बीच में कितना एंगल है? थीटा डिग्री का एंगल है। तो हमारा जो रिजल्टेंट C वेक्टर आ रहा है, मान लो वो हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री, मतलब पहले वाले वेक्टर से बीटा डिग्री पर है। ये बीटा की वैल्यू पता करनी है हमको, बीटा है ना, जानते तो हो ना। तो चलो उसके लिए देखते हैं, ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल, ये P है ना,
PSR इन ट्राइंगल PSR में एक बात जो है वो ये है कि tan बीटा कितना होगा। बायो वाले लोग काय को साइंस ले लिया, ये ऐसा नहीं सोच रहे हो ना मैथ्स ही तो पढ़ना पड़ रहा है बार बार, नहीं अभी जो पढ़ रहे हो पहले पढ़ चुके हो वही चीज है, और अभी पढ़ा ले ठीक है, 12वीं में पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत जाएगा, है ना। कई लोग 12वीं में पढ़ने आते हैं इसको वेक्टर में, अभी पढ़ लो ठीक। tan बीटा, तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा tan बीटा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद, हाय हाय बेचारा, मतलब पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर, हाय हाय बेचारा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखते हैं PSR के लिए परपेंडिकुलर है SR, तो परपेंडिकुलर के लिए SR और बेस क्या है PS, ठीक तो है, सही है ना। अब देखो SR के बारे में बाद में सोचेंगे, PS के बारे में पहले ले लेता हूं, SR के बारे में बाद में सोचेंगे। SR को भी हम लोग उस ट्राइंगल के टर्म में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, देखना। तो यहां देखना SR को ऐसे ही रहने देता हूं, और PS को लिख सकता हूं PQ प्लस QS, तो PQ प्लस QS, ठीक है, PQ प्लस QS। अब लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल की बारी, फिर वही जुगाड़ में चल रहे हम लोग। इन ट्राइंगल QSR की जब बात करते हैं हम लोग, तो QSR की जब बात करते हैं तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि यहां देखो सबसे पहले SR की बात करते हैं। SR साइड को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं साइन थीटा इस ट्राइंगल के लिए QSR के लिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर SR अपॉन हाइपोटेनस QR। सर साइन थीटा क्यों लिए क्योंकि मेरे को यहां पे करना क्या है, SR की वैल्यू को कुछ ऐसा लिखना है जो ये PQR के ट्राइंगल के टर्म में हो, उसके साइड की वैल्यू लेना है मेरे को। तो चलो क्यों, क्योंकि वो तो हमने एक्सटेंड किया है ना, यहां वाले देखो एक्सटेंड डॉटेड लाइन से बनाया ना मैंने, तो SR की वैल्यू क्या हो जाएगी, SR की वैल्यू हो जाएगी QR साइन थीटा, तो देखो मैं यहां पे ऊपर में लिख सकता हूं SR की जगह QR साइन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। अब देखो दूसरी चीज जो मेरे को अब शिफ्ट करना पड़ेगा वो रहेगा, देखो ये तो हो गया, इसका निपटारा हो गया, ठीक। अब बचा QS, देखो ये QS दिख रहा है यहाँ पे, इसका भी कुछ जुगाड़ करता हूं मैं, वैसे ही कुछ जुगाड़ क्या, देखो यहां पे बना लेता हूं उसको इन ट्राइंगल QSR में ही, ठीक है, QSR छोटे वाला ट्राइंगल में ही cos थीटा कितना होगा, cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बायो वाले लोग के लिए बिल्कुल अलग से लिखता हूं मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसलिए नहीं क्योंकि उन लोग मैथ्स नहीं आता, मैथ्स में तो बहुत अच्छा पाए होंगे, मगर फिर भी याद रखना कि मैथ्स पढ़ते रहना बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कहाँ है, बेस देखो QS अपॉन QR, तो QS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QS इज इक्वल टू QR cos थीटा। तो चलो SR और QS की वैल्यू को वहां रख देता हूं, तो क्या मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल टू SR की वैल्यू कितनी है, QR साइन थीटा अपॉन QS की वैल्यू, PQ तो लिख देता हूं पहले, PQ प्लस QS की वैल्यू लिख देता हूं मैं QR cos थीटा, ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे QR क्या है, QR है B, वेक्टर B, तो B साइन थीटा अपॉन PQ क्या है, वेक्टर A, QR B cos थीटा, है आसान। अब बोलोगे सर ये तो tan बीटा निकला है, अरे tan बीटा निकला है तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। बोलोगे कैसा एंगल है सर, है नहीं, ऐसे ही आता है दिमाग में, जो बोलते हो मैं वहां बोल देता हूँ क्योंकि सामने तो आप बैठे नहीं हो। तो
टेन इनवर्स लिख दिए, टेन इधर है, उधर ले जाओगे तो टेन इनवर्स, तो ये टेन इनवर्स की ना वैल्यू होती है। आप ये जो कैलकुलेट करोगे ना, उसका टेन इनवर्स एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 32 डिग्री, 32 डिग्री, 1 मिनट, 23 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके वैल्यू आती है भाई इसकी। वो रटना नहीं है आपको, आप इतना बस लिख दिए टेन इनवर्स इतना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी के लिए इतना याद, ये याद रहेगा नहीं, याद नहीं रहेगा तो याद नहीं रहेगा तो लिखो, चलो है ना, पॉज करके लिखो फिर याद करो। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये भी बहुत आसान है, मैंने करके दिखाया आपको। आप इसको एक बार खुद लिखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आया। ठीक, एक क्वेश्चन करेंगे अब न्यूमेरिकल का। तो चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन व्हेन देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। यानी कि बोल रहा है कि यहां दिखाता हूं, एक फोर्स है 2 न्यूटन का, ऐसा कुछ डायरेक्शन मान लो। अब वेक्टर है, फोर्स तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, 2 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एक मान लो 3 न्यूटन का, और डायरेक्शन आप अभी शो कर लो ऐसा। ठीक, तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस, जब ये जो रिजल्टेंट है जो आर है मान लो 4 न्यूटन का, आर है या सी है 4 न्यूटन का, तो ये थीटा की वैल्यू क्या है पूछ रहा है ना। तो चलो यहां पे गिवन को देखते हैं। ए की वैल्यू 2 न्यूटन, बी की वैल्यू 3 न्यूटन, आर की वैल्यू 4 न्यूटन, आर लो या सी लो, है ना, जो भी आपको सही लगे, है ना, जो जैसा जिसको हिसाब से, जिसको जो अल्फाबेट पसंद है वो ले लो, मगर ए और बी मत ले देना है फिर से। ठीक, तो टू फाइंड में क्या पूछा है, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा की वैल्यू पता करो बोलता है। चलो पता करने के लिए हम कुछ तरीका है क्या, कुछ फॉर्मूला समझ आ रहा है क्या, कुछ फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बोलोगे, है नहीं समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे लेट इट सिंक। मेरे को लगता है अभी जो आप समझे हो वो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जब करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा मतलब रहेगा उनका। तो देखो वी नो डैट कि r इज इक्वल टू होता है होल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, एक काम करता हूं इसको आसान बनाने के लिए, क्या काम करूंगा मैं कि ये अंडर रूट को ना वही पिछला जैसे इधर बना के स्क्वायर ले आता हूं तो फायदा होगा। फिर अंडर रूट थीटा तो निकालना है मेरे को, थीटा की वैल्यू निकालना है। मिटाओ इसे, ये डायग्राम बनाए हो, बनाना जरूर अच्छा लगेगा। ठीक, अब देखो r की वैल्यू दी है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो चलो सबको हम लोग स्क्वायर को देखते हैं। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 2 टू जो 4 3 12 कॉस थीटा, 12 कॉस थीटा। आप लोग कौन सा रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, है ना, ये देखना मॉडर्न एबीसी अच्छा है ना, एचसी वर्मा भी यूज कर सकते हो, कठिन क्वेश्चन है मगर अच्छा है, अभी से यूज करने लगोगे तो। और भी बहुत सारे आती है पब्लिकेशन की, मुझे और भी याद नहीं आ रही, 1-2 पब्लिकेशन को और बताऊंगा मैं, है ना। एक मॉडर्न एबीसी तो हो ही गया, एक आती है शायद प्रदीप की आती है एक, है ना, वो भी आती है पब्लिकेशन की, है ना। ज्यादातर उसे सीजीबीएसई वाले यूज करते हैं, मगर सीबीएसई वाले भी यूज कर सकते हैं। देखना उसमें भी मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन ऑफ वेक्टर, सो ट्राई टू सॉल्व इट। चलो यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को प्लस किए तो 16 प्लस 13 प्लस 12 कॉस थीटा। 13 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 इंटू कॉस थीटा। तो 16 माइनस ये हो गया 3, और ये 12 को भी इधर ले आता हूं तो डिवाइड हो जाएगा 12 कॉस, ये हो गया थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/12 आ रहा है, इधर मिटाऊं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/12, उसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4,
है ना, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हुई, cos इनवर्स 0.25। सर एंगल बताओ ना, थीटा तो एंगल में आता है। हाँ थीटा तो एंगल में आता है। ये cos इनवर्स की ना वैल्यू एक टेबल आता है इसका, उसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है ना, वो हम लोग अपने जमाने में देखते थे, वो आपको देखने तक की जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.25 ऐसे लिख दिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकल सकती है और इसका एक टेबल आता है, कोसाइन टेबल, साइन टेबल, टेंजेंट टेबल ऐसे करके आता है, उसमें इसकी वैल्यू भी दी रहती है। आप लोग कभी देखना, अपनी बुक के पीछे देखना, ऐसा देते रहता है, वैल्यू दी है, उसको नहीं जानने की कोई जरूरत नहीं। यही हमारा आंसर है, थीटा एंगल है इतना, cos इनवर्स 0.25। ठीक, तो ये हो गया आंसर हमारा, है ना। देखो कैसे यूज किया हमने, वैसे ही यूज करेंगे, एक दो और देखते हैं फिर। अगला देखते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। आप तो बोले थे, मैं बोला था ना, पैरेललोग्राम बिल्कुल वो ट्रायंगल लॉग तरह होता है, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जानना जरूरी है बस, और कोई बात नहीं। देखो पैरेललोग्राम बहुत आसान है। क्या बोलता है ये, कि मैं लिखा नहीं रहा हूं अब उसका स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट याद करने से कुछ नहीं होता, समझना जरूरी है। देखो एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा पहले था, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री में था, और ए वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल में ही था। ठीक, सर हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। आप सोचो ये मैं सीधा बनाया हूं, मैं इसको भी सीधा मान सकता हूं अगर ब्लैक बोर्ड को टेढ़ा कर दूं तो, है कि नहीं तो कोई बात नहीं होती। तो थीटा ले लिए, थीटा डिग्री पे है। तो पैरेललोग्राम बोलता है कि अगर मैं ये दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो साइड बना दूं, उसमें ट्रायंगल का दो साइड बनाते थे ना, इसमें पैरेललोग्राम का दो साइड बना दूं, मगर यहां पे पैरेललोग्राम का हम लोग दो साइड कैसा वाला बनाने वाले हैं, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाला, को इनिशियल। कैसा, मैं इस बी को पैरेलली यहां लगाकर ऐसा बना रहा हूं, ये थीटा डिग्री हो गया। वही वेक्टर है, उतना ही लंबाई है, यानी उतना ही मैग्नीट्यूड है, उतना ही एंगल है, मतलब वही डायरेक्शन है, तो मगर ये दो साइड बन गए पैरेललोग्राम के। सब कहां बने हैं, तो देखो कैसे नहीं बनेंगे। लो पैरेललोग्राम नाम दे देता हूं, पी क्यू आर टी। सर पी क्यू आर एस क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अब मैं वही काम कर सकता हूं जो, चलो वो बाद में बताऊंगा टी को मैं एस क्यों नहीं लिखा। मगर पैरेललोग्राम बोलता है अगर आप दो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ना, उसको दो साइड बना दो पैरेललोग्राम का, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा ना, वो होगा डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट, ये होगा मेरा सी वेक्टर, सी से अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि यहां पे आर ऑलरेडी है, इसलिए ये होगा मेरा रिजल्टेंट सी वेक्टर। पैरेललोग्राम बोलता है दो वेक्टर हो कुछ इस प्रकार से कि दूसरा वेक्टर से उसका थीटा डिग्री हो एंगल, तो अगर उसको मैं पैरेललोग्राम के दो साइड में सेट कर दूं तो उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा उसका रिजल्टेंट। यानी कि यहां पर भी वही बोल रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, है ना, एडिशन ही तो कर रहे हो आप। वो एडिशन को ऐसे समझाया है पैरेललोग्राम के थ्रू। अब देखो ये कैसे अलग नहीं है ना, देखो पी क्यू आर, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और ज्वाइन कर देता हूं, नाम दे देता हूं एस, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। अब देखो ये बिल्कुल पन्ने पलट के देखो, बिल्कुल वही बात हो रही है जो पहले ट्रायंगल लॉ में हुई थी। क्या, ये जो बी वेक्टर है, अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर देता तो वो क्यू आर से रिप्रेजेंट होता, अभी पीटी से रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी पीटी से रिप्रेजेंट हो रहा है, मगर मैं उसको क्यू आर से भी तो बता सकता हूं, क्योंकि उतनी ही लंबाई, पैरेललोग्राम का साइड पैरेलल बराबर होता है, डायरेक्शन भी सेम हो गया उसका, तो क्यू आर भी वही होता, क्यू आर भी पीटी जैसा होता बिल्कुल। और मैं उस बी वेक्टर की वैल्यू को यहां ले सकता था और फिर वही खुद से वही सेटिंग करता, वही फिर से वही बात चलाता, मतलब मैं डेरिवेशन चाहूं ना तो फिर से वही चला सकता हूं, बस थोड़ा सा क्या जोड़ूंगा, ये बी वेक्टर को यहां पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, बोलूंगा कि यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा, ये देखो ऐसे करके बता दूंगा कि ये भी बी वेक्टर होगा। अब फिर चालू कर देता हूं वही बात कि इन ट्राइंगल पी एस आर
फिर इन ट्राइंगल क्यू एस आर, तो मेरे को आखिरी में क्या मिलता, आर वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर या सॉरी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मिलता और उसका होल अंडर रूट ये मिलता। और एंगल, अच्छा देखो ये आर सी वेक्टर है, मान लो वो पहले वाले वेक्टर से बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू मिलता मेरे को, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इतना मिलता, इतना ही मिलेगा मेरे को। कराऊं, चलो करें, करने में क्या है मुझे, आप करके देखना, इसे वही हो रहा है बस, पहले क्या होगा बस इसको मैं शिफ्ट करूंगा, बाकी सब वही काम, वही चीज दो आएगी, और इसको आने के बाद फिर से याद करना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले ही कर लो। पैरेललोग्राम का मतलब क्या बोल रहा था, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, दोनों को कुछ ऐसा सेट करो कि पैरेललोग्राम के साइड में सेट हो जाए, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपको रिजल्टेंट देगा, उसी को अंग्रेजी में बोलता है क्या क्या, तो ठीक जानेंगे बाद में। ये हुआ, मैं नोट्स में दूंगा उसे, है ना, नोट्स में लिखाऊंगा। तो चलो ये हुई बात, एक क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड, चलो तो ये रहा एग्जाम्पल 2, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब दो फोर्स हैं, पहला है 6 न्यूटन का ईस्ट की तरफ में, दूसरा है 8 न्यूटन का नॉर्थ की तरफ में, तो उसका रिजल्टेंट बताओ। उसका रिजल्टेंट मतलब क्या बोल रहा है, दोनों को वेक्टर एडिशन बोल रहा है, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ था यहाँ पे, वेक्टर एडिशन, ऐड करना है ना। क्वेश्चन को समझना सीखो, रिजल्टेंट पूछा है मतलब एडिशन पूछ रहा है, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अभी देखना सब्सट्रैक्शन भी बताऊंगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन एक ही जैसा होता है, बहुत आसान है, देखेंगे एक एक करके। तो चलो चालू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन के पहले मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा देता हूं आप लोग को, चलो दुनिया की सैर कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो पहला है 6 न्यूटन का ईस्ट की तरफ, पहला है 6 न्यूटन का ईस्ट की तरफ, ये 6 न्यूटन का फोर्स है पहला, ठीक। और दूसरा है 8 न्यूटन का नॉर्थ की तरफ, 8 न्यूटन का नॉर्थ की तरफ, 8 न्यूटन का नॉर्थ की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो बोलता है, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, निकाल लेंगे, बाकी सबको मिटा देते हैं ताकि बाकी सारी चीज कंफ्यूज ना करे आपको। ये लो, दो फोर्सेस हैं, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का, तो इनका रिजल्टेंट देखो, ये कैसे कोइनिशियल है, कोइनिशियल फोर्सेस है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, तो कौन सा लॉ यूज करूं मैं, कौन सा फॉर्मूला, तो वही है भाई, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम ज्यादा सूट करेगा यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि वो एक डायरेक्शन में, मान लो इसी को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ट्राइंगल लॉ भी यूज कर सकता हूँ वहां पे, कोई बात नहीं। तो चलो यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज करने से पहले पहला दे देते हैं, a इज इक्वल टू 6 न्यूटन, b इज इक्वल टू 8 न्यूटन, a इज इक्वल टू 8 न्यूटन, b इज इक्वल टू 6 न्यूटन, वाह उल्टा बोल दिया, 6 न्यूटन और ये हो गया 8 न्यूटन। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये दोनों फोर्सेस के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 है ना, 90 है, क्यों, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ है ना, तो ईस्ट और नॉर्थ में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 लिखूंगा मैं। क्या ये बात समझ में आई, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हम लोग थीटस दिखाते थे, हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टू फाइंड बोलूंगा मैं, क्या पता करो, बोलता है रिजल्टेंट, यानी आर को कैलकुलेट करो, आर को कैलकुलेट करो, सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी, तो बीटा की वैल्यू भी बताओ बोलते हैं, बीटा यानी एंगल बिटवीन, रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट का एंगल किसी एक वेक्टर से, तो रिजल्टेंट का एंगल पहले वाले वेक्टर से बताएंगे हम लोग। तो चलो सबसे पहले देखते हैं वी नो डैट क्या, कि आर इज इक्वल टू, ओहो बड़ा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक, यही फॉर्मूला, मिटा दिया जाए इसको, कोई मतलब नहीं इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर आर की वैल्यू, ए का वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू बाय वाले वही चिल्ला के बताओ। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, है ना, यानी कि ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 6 12, 12 8 जा, अरे नहीं है कैलकुलेट करने की जरूरत, क्योंकि 6 इंटू 8 इंटू 0, तो 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64। ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, मल्टीप्लाई होके प्लस किए 0 तो वो उतना ही रहेगा। ठीक, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 100, यानी कि r इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक ठाक दिख रहा है 10 न्यूटन। अब बची बात एंगल पता करने का, बीटा डिग्री, बीटा, तो चलो वो भी देख लेते हैं, बहुत आसान है वो भी। अपने को फॉर्मूला मालूम है कि tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू क्या है, 8 इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 6 प्लस 8 इंटू कॉस 90 डिग्री। फिर वही बात हो रही, देखो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला 0 हुआ, तो 8 इंटू वो भी 0 हट गया, तो यानी क्या बचा, tan बीटा इज इक्वल टू 8 इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 6, यानी कि 8/6, यानी कि काटू तो इसको बचेगा 4/3, यानी कि 4/3, यानी कि बीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स, देखो 4/3 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब डेसिमल में तो 1.3333 ऐसे आएगा, तो tan इनवर्स ये आ गया अपना बीटा की वैल्यू। एंगल निकालने की जरूरत नहीं आपको, इतने में आंसर लाओ, आ गया आंसर, है आसान। रिजल्टेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड, बीटा एंगल डायरेक्शन, वेक्टर बन गया अपना रिजल्टेंट। ये बात है, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करो, आंसर लाओ। कुछ और क्वेश्चंस करके देखना, दिए बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा एक बात और देखना, जब दोनों वेक्टर ना एक दूसरे से 90 डिग्री में हो ना, तो क्या होता है पता है, b/a, देखो साइन 90 डिग्री 91 बन जाएगा, और इधर वाला b cos थीटा 0 हो जाएगा, तो b/a रिजल्टेंट का एंगल बताना है b/a, tan इनवर्स b/a। ये शॉर्टकट याद रखना, ये शॉर्टकट ना JEE और नीट में बहुत काम आते हैं ना, मैं बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहूंगा, क्योंकि इवेंचुअली आप लोग को वहां भी फाइट करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब्सट्रैक्शन। अच्छा एक पॉलीगॉन बचा है, पॉलीगॉन को भी फट से देख लेते हैं, चलो। तो देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बहुत आसान। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है ना, जिसके 3 से ज्यादा, है ना, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी बना लो, पैरेललोग्राम। तो देखो एक पॉलीगॉन बना रहा हूं मैं वेक्टर के यूज करने के लिए। ठीक, पॉलीगॉन बना, पॉलीगॉन है, पॉली का मतलब 3 या 3 से ज्यादा। तो चलो नाम दे देता हूं PQR, अच्छा ABCD देता हूं, नहीं ABCD भी नहीं दे सकता, PQRST। ठीक, ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये वेक्टर D और ये वेक्टर E। ठीक, तो अब ये बताओ कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। एक दूसरे से हमने कैसे जोड़ा है, देखो टेल टू टेल, टेल टू टेल नहीं सॉरी, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, ऐसा जोड़े। बहुत अलग अलग जगह रखे थे, पैरेलली ला के सेट करते गए हम लोग ऐसे, है ना। तो यहाँ पर देखो एक चीज गौर करने वाली, देखो A B ये दोनों ट्राइंगल के एक साइड की तरह जुड़े हुए हैं। तो मान लो मैं ऐसा जोड़ दूं, ऐसा जोड़ दूं मैं, तो ये वाला जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो कौन सा वेक्टर दिखाएगा,
वो दिखाएगा ए और बी का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आई ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आ रही होगी तो बहुत आसानी से आप लोग सब चीज समझ सकते हो। पिछला 2 समझ गए हो तो तब जाकर ये बात समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे कि ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुआ इन दोनों के मिलाकर हुआ। अब देखो मैं ये दोनों वर्टाइसेस को जोड़ दूं, ये दोनों को जोड़ दूं तो देखो कौन कौन सा है, ए बी सी जुड़ रहा है, ए बी सी जुड़ रहा है। देखो कौन कौन से वेक्टर आ रहे हैं, हेड टू टेल ए, हेड टू टेल बी, हेड टू टेल सी। यानी कि ये जो होगा देखो इसका भी एरो मैं कैसे बना रहा हूं, अब हेड टू टेल नहीं बना रहा हूं, टेल टू हेड बना दूंगा मैं, हेड जोड़ गए यहाँ पे। ठीक, तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पुरानी बातें हैं, वही पुराने बात को यूज कर रहा हूं। अब ठीक है, देखो अब मैं मान लो अब जो वर्टाइसेस तो बना नहीं सकता मगर इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, पी क्यू से गया, क्यू आर से गया, आर एस से गया, एस टी से गया। अब देखो ये ई वेक्टर जो है मैं उसके एरो को इधर ना देकर, हेड टू टेल ना देकर अगर यहां दे दूं, यहां पे दे दूं, ऐसे रिवर्स दे दूं तो वो होगा किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर। यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ए बी सी डी। सर आपने इसका डायरेक्शन इधर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि रिजल्टेंट बना रहा हूं मैं, उसको एक प्रकार का रिजल्टेंट बना रहा हूं। ठीक है, और मान लो मैं इसके डायरेक्शन को इधर दिखाना चाहूं, तो भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि अगला ही चीज वो है, क्या है वो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं क्योंकि है चीज ये वही। ऐसा वाला चीज जब आता है ना तो कुछ बड़ा नहीं है, क्या करना पड़ता है कि इन्हीं दो को सॉल्व कर लो, ए प्लस बी हो गया, इन दोनों को मिटा दो। कैसे? मान लो इतने सारे वेक्टर दिए हुए तो ए और बी को लो, एक रिजल्टेंट बनाओ और इन दोनों को मिटा दो। इसका रिजल्टेंट हुआ ना, प्लस करके ये बन गया। ठीक, अब ये रिजल्टेंट और इसको मिला दो तो ये वेक्टर बन जाएगा रिजल्टेंट, तो फिर इन दोनों को मिटा देना। ठीक, अब इन दोनों रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट है और एक और वेक्टर है, उसको ऐड करना है तो उन दोनों को ऐड करो और फिर ऐड करके हटा दो, तो क्या बचा, एक रिजल्टेंट वेक्टर जो कि है पीटी, जिसका वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर। ये पॉलीगॉन बताता है हमको। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वही ट्रायंगल लॉ को यूज कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आई तो इसको ज्यादा लॉन्ग ना खींचते हुए अगली चीज देखते हैं जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सर आप तो वेक्टर का एडिशन पढ़ाने निकले थे, सब्ट्रैक्शन कैसा होता है? तो सब्ट्रैक्शन भी ना बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सेम होता है, कोई घबराने की बात नहीं इसमें। कैसे सेम होता है ये देख लेते हैं हम लोग, है ना, कैसे सेम होता है ये देख लेते हैं। मान लो एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, बार बार वही कहानी है ना ताकि समझ में आए, थीटा डिग्री पे। ठीक, और मुझे पता करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी एक रिजल्टेंट पैदा करेगा, है ना, वो भी एक रिजल्टेंट लाएगा जो कि वेक्टर आर के बराबर होगा। मान लेता हूं मैं वेक्टर सी लो या आर के बराबर होगा, वो भी तो रिजल्टेंट देगा वो, है ना। कैसे देखते हैं अभी। मान लो वेक्टर बी दिया हुआ है और माइनस करना है, तो वेक्टर बी का माइनस, याद आ रहा है, नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इज नथिंग बट सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि मैं इसी को ऐसे दिखा सकता हूं, वेक्टर ए, एंगल उतना ही है ना, एंगल उतना ही है, देखो एंगल उतना ही है, थीटा थीटा, मगर ये रहेगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, माइनस ऑफ वेक्टर बी बोलूंगा क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट उसका अपोजिट है, 180 डिग्री पलट गया बिल्कुल। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर बोलता था, तो अब मैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी इसके लिए इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। बस वही हुआ। अब क्या, फिर से वही ट्रायंगल लॉ लगाओ। ट्रायंगल लॉ लगा के कैसे कर सकता हूं मैं, देखो कैसे कर सकता हूं।
ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा इसके लिए ना, तो ये मेरा वेक्टर ए हो गया। इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं मैं, पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले आता हूं, है ना। पैरेलल शिफ्ट करके मैं कहा ला देता हूं, मैं इसको यहां पे ला रहा हूं। पैरेलल शिफ्ट करके मैं इसको यहां ले आता हूं। ठीक, ये देखो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ये बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मेरा हेड देगा, है ना, हेड होगा वो हेड ऑफ द एरो के साथ में ये मेरा रिजल्टेंट होगा। अब इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये माइनस बी वेक्टर था तो ये घबराना नहीं, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। इसकी वैल्यू में बस एक चेंज आ जाएगा, वो एक चेंज क्या होगा, जहां पर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा होता था पहले, उसमें से b का स्क्वायर कारण ये माइनस हट जाएगा, माइनस बी की वैल्यू, मगर यहां पर ये b इसको माइनस कर देगा, किसको माइनस कर देगा, -2ab। ठीक, माइनस बी रखना ना हर जगह, यहाँ पे यहाँ b जहां भी रहेगा ना वहां माइनस बी रखना, तो इसको प्लस ही रहने दो, ये माइनस बी रहने दो और ये भी माइनस बी रहने दो, मगर स्क्वायर होके ये माइनस हट जाएगा, मगर ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा। बस ना करो, सेम फॉर्मूला लो, माइनस माइनस करके छोड़ दो, वो अपने आप कर देगा। फिर बात ये माइनस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा। टेन थीटा वाले में, बीटा वाले में क्या होगा, वो a माइनस बी कॉस थीटा और ऊपर में माइनस बी, यानी बीटा की वैल्यू ना ऐसा हो जाएगी कुछ, क्या, माइनस ऑफ बी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन a प्लस माइनस ऑफ बी कॉस थीटा। मतलब जहां पे आप b रखते थे ना वहां पे माइनस b रखना बस, क्यों, क्योंकि एडिशन का मतलब ही होता है आप माइनस के साथ में उसको ऐड कर रहे हो, तो वही बात हो जाएगी। तो ये ब्रैकेट में बस माइनस बी रहेगा, उसकी वैल्यू को माइनस लेना है हमें, बाकी सब चीज सेम रहेगा, फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्या है, बात समझ में आई, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा न्यूमेरिकल और भी करते रहेंगे हम लोग, बहुत यूज होने वाला है, ये चीज को समझना बस आपको बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि आज मैं इतना ही करता हूँ, आगे भी इसको समझेंगे। हैव अ नाइस डे।